नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों इस क्लास पर पर्यावरण की बात करेंगे, ईवीएस के क्लास नंबर 42 की बात करेंगे। और इस क्लास में साथियों हम 20 महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे जो आप एमपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और कुछ मॉडरेट क्वेश्चन की भी बात करेंगे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इसकी पिछली क्लासेस देखना तो आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रहित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया गया था? BR अम्बेडकर, भजनलाल, गुरु जम्बेश्वर या जोधपुर के राजा की बात करेंगे। तो बिश्नोई साम्राज्य दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। बिश्नोई संप्रदाय स्थापित किया था, गुरु जम्बेश्वर की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है साथियों, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, या हम बात कर रहे हैं अथर्ववेद की बात कर रहे हैं। तो साथियों प्राचीनतम वेद की बात की जा रही है। बहुत ही बार कई बार पूछा गया प्रश्न है, और काफ़ी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता भी है प्रश्न है। तो प्राचीनतम वेद सभी लोग जानते हैं, ऋग्वेद की बात करेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सब लोग जानते हैं सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद की रचना आर्यों द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया है, और इसमें इंद्र का 250 बार उल्लेख भी किया गया है। और इस वेद में 10 मंडल हैं, और वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम चतुर्मणि की संकल्पना की गई है। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध का जन्म स्थान बताना है आपको। बुद्ध का जन्म स्थान अयोध्या, सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। टॉप 20 में से आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है? एग्ज़ाम फतेह के पहले ये सारी क्लासेस दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध का जो जन्म स्थान होता है वह कौन सा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। हम बात करें लुम्बिनी। बुद्ध का जन्म स्थान शालय गणराज्य के लुम्बिनी अर्थात नेपाल नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शाक गणराज्य कपिलवस्तु के शासक थे, जिनका नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। अब आप बोलेंगे कि इनका डिटेल के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साथियों एनसीईआरटी बुक पर इनका पूरा जिक्र बहुत सारा आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक आपकी जो क्लास होती है एनसीईआरटी बेस्ड होती है। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। प्रत्येक प्रश्न की बात करेंगे। चौथा प्रश्न है, कोणार्क जो मंदिर है वह कहाँ पर अवस्थित या स्थित है या विराजमान है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कोणार्क मंदिर की अगर बात करते हैं, सभी को पता होगा किसकी बात कर रहे हैं, उड़ीसा राज्य की बात करेंगे। और अगर ये भी आ जाए कि उड़ीसा में कहाँ पर है, तो उड़ीसा राज्य के एक पुरी जिले पर स्थित है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है, और इस मंदिर का निर्माण गंगवंश के शासक नरसिंह देव के द्वारा करवाया गया था, और यूनेस्को द्वारा 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर के रूप में इसे चिन्हित भी किया गया है। पांचवा प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड प्रत्येक क्वेश्चन मिलेगा, आपके प्रत्येक प्रश्न मिलेंगे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? देखिए नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न, ध्यानपूर्वक समझिएगा। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का एक उदाहरण नहीं है? बिहार के श्रमिकों का पंजाब में रोजगार तलाशना, ईसाई मिशनियों द्वारा मिशन स्कूल की स्थापना करना, समान पद पर कार्य कर रहे महिलाएं और पुरुषों द्वारा समान वेतन प्राप्त करना। यह साथियों बात करें बच्चों द्वारा जो संपत्ति होती है उसका उत्तराधिकार पाना। तो मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण हमारे डी ऑप्शन पर नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया, आइए समझ लेते हैं। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध कर रहा है, आपकी समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं, शोषण कहीं भी हो रहा उसके विरुद्ध आप कार्रवाई भी कर सकते हैं, शिक्षा एवं संस्कृत का आपको अधिकार है, कहीं भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, संस्कृत भी आपका अधिकार है, अल्पसंख्यक एवं संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी शामिल हैं। तो प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित था, परंतु 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार के रूप अनुच्छेद 300 का के रूप में स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 भारत का स्थान है। पहले यहाँ पर पूछा जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2010, लेकिन अब जो पूछा जाएगा करंट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 का भारत का स्थान कहाँ पर है? 12, 19वां, 123, 130वां। तो साथियों 2010 की अगर बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करेंगे, तो वहाँ पर 119वें स्थान पर भारत था। लेकिन अगर 2018 में बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2018 में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अब भारत का स्थान 131वां पहुँच चुका है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तो 131वां है आपका HDI 2018 की बात करेंगे। माओवादी आक्रमण के कारण समाचारों में रहा दांतेवाड़ा, यह अवस्थित है असम में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। सेकंड ऑप्शन आप लोग छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा। जी हाँ, सेकंड ऑप्शन आपको क्या कर लेना साथियों, छत्तीसगढ़ कर लीजिएगा सभी लोग, क्योंकि माओवादी जो आक्रमण के कारण समाचार पत्र में रहा दांतेवाड़ा और कोई नहीं, आपके छत्तीसगढ़ राज्य पर ही है और छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। यह स्थान माओवादी का बहुल क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, फीडबैक कीजिएगा। रसोई घर में अग्नि सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सक मंजूषा, अग्निशामक, अग्निरोधक प्रणाली या अग्निरहित यंत्र की बात कर रहे हैं। तो रसोई घर में अग्नि सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र जो है अपनाना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए। यह जो यंत्र होता है बेलनाकार लोहे का सिलेंडर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस संपीड़ित अवस्था में भरी होती है। संपीड़ित मतलब दाब की अवस्था में भरी होती है। अगला प्रश्न है, किसका मूल उद्भव जो है स्थान भारत में नहीं है? आम, केला, नारियल, स्ट्रॉबेरी। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं स्ट्रॉबेरी जो बहुत ही अपने यहाँ भारत में होता नहीं, इसलिए महंगा फल कहलाता है। तो किसका मूल उद्भव भारत में नहीं है? भारत में आम, केला, नारियल का है, लेकिन स्ट्रॉबेरी का नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का उद्भव यूरोपों में है। इसका उत्पादन 1750 में फ्रांस ने पहली बार किया था। अगला प्रश्न है, बात करेंगे श्रमिक मधुमक्खी के बारे में, बात कर लेते हैं। श्रमिक मधुमक्खी के बारे में प्रश्न है कि श्रमिक मधुमक्खी जो होती है अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है, भिन्न कर, नृत्य के द्वारा, रासायनिक संकेलन के द्वारा, स्पर्श द्वारा। दोस्तों जब भी हमें भूख लगती है या बच्चों को भूख लगती है तो बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। मधुमक्खी जो होती है अन्य मक्खियों को कैसे सूचना देंगी कि भोजन की दिशा इस तरफ है? तो क्या करती हैं मधुमक्खियाँ, जहाँ पर भोजन होता है, भोजन इनका फूल है, ठीक है, ज़्यादातर होता है फलों के फूल होते हैं, तो जो इनका फलों को फूल जो भोजन होता है, और भी कई सारे भोजन होते हैं, पत्तियाँ भी होती हैं कुछ, तो ये क्या करती हैं, वहाँ तरफ जाती हैं, भिन भिना कर क्या करती, नृत्य करती हैं, मतलब घूमती हुई जाती हैं। तो मतलब इनका क्या हो जाएगा, नृत्य के द्वारा जो है ये अन्य मक्खियों को भोजन की दिशा ज्ञात कराती हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नृत्य के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, आपने पढ़ा भी होगा दांडी यात्रा, महात्मा गांधी के कानून तोड़ो अभियान, नमक कानून पढ़ा होगा। ठीक है, ये सब 10th 8th क्लास की चीज़ें हैं
और थर्ड क्लास से 8 क्लास की जिन्होंने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी होगी तो उनको पता होगा, और उन्हीं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, और कुछ 15 से 20% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर बताना, जो अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी भारत की जगह किस राज्य में वह स्थित है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात करें, कर्नाटक, तो सभी लोग जानते हैं गुजरात की बात करेंगे। भारत की आज़ादी के पहले महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तक अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी, अब वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह 12 मार्च 1930 को ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कहाँ से दोस्तों, साबरमती आश्रम से सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा आरंभ की थी। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया था, इसीलिए नमक कानून तोड़ो अभियान आपने पढ़ा भी होगा। जानवर के प्रथम अवशेष जो होते हैं किस प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रथम अवशेष राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो जानवर के जो प्रथम अवशेष है, ध्यान दीजिएगा, किस प्रदेश में पाए जाते हैं। जो भारत का दिल कहा जाता है वह है साथियों मध्य प्रदेश। जी हाँ, जानवरों के प्रथम अवशेष मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रोफेसर बीरबल साहनी को, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, प्रोफेसर MCP आयंगर को, या डॉक्टर C कुरियन को कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाती है तो सभी लोग जानते हैं किसको कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और इन्होंने गेहूं की विभिन्न प्रजातियों की अनुवांशिकी का अध्ययन भी किया है, जिससे एक नए प्रकार की गेहूं C57 का पंजाब में विकास हुआ। उन्हीं के सफल प्रयासों के द्वारा जो है 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत ने हरित क्रांति की सफल हो पाई। कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। मेरे सभी प्यारे प्यारे मित्र, क्योंकि प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, सभी कमेंट कीजिए, क्योंकि सभी का जो सपना है गवर्नमेंट टीचर बनने का, सिलेक्शन पाने का, वो सपना साकार तभी हो सकता है जब आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, मेहनत करते हैं, और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष बहुत ही करना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन मिलता है। क्योंकि अब इस कंपटीशन के दौर पर वो समय नहीं रहा है कि चलो तुक्का मार लेंगे और सिलेक्शन पा लेंगे, कहीं से जुगाड़ हो जाएगा, तो वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि सब सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो गई हैं। ठीक है, तो अपना जुगाड़ रखिए अपने पास और मेहनत शुरुआत कर दीजिए, अब भी टाइम है। अपने सपने को साकार कीजिए और आने वाली पीढ़ी, अपने माता पिता के सपने को साकार कीजिए। बात करेंगे प्रश्न की कि कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। संगीत क्षेत्र से, नृत्य क्षेत्र से, नाटक क्षेत्र से, या साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। तो कुमार गंधर्व जो पुरस्कार है दोस्तों, वह संगीत क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। और यह मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक संगीतकार थे जिनका निधन 1992 में हुआ। कुमार गंधर्व पुरस्कार उन्हीं के नाम से दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है। खजुराहो की स्मारक है, भीमबेटका की पत्थर शेल्टर, सांची के बुद्ध स्मारक जो है आपका, या विदिशा के उदयगिरी गुफा। तो खजुराहो, भीमबेटका, सांची स्फूर्त, ये तीनों जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है, लेकिन विदिशा की जो उदयगिरी गुफा है वह भी विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है। अगर बात करें खजुराहो स्मारक को 24 जनवरी 1989 को शामिल किया गया, भीमबेटका को 2003 में, और खजुराहो को यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, विश्व धरोहर की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों के कौन कौन सा दिया गया है, खजुराहो स्मारक। और सांची की अगर बात करें तो सांची का भी आप लोगों को दिया हुआ स्क्रीन पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी चीज़ें हैं जो मिसप्रिंट हो जाती हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, फीडबैक पे आपको करेक्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है। मुरैना, छतरपुर, शिवपुरी, या होशंगाबाद की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करेगा कि टॉप 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या होने वाला है, आप लोगों का फीडबैक क्या होने वाला है। तो मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है वह साथियों कौन सा, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मुरैना की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना जो है शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां 2500 किलोग्राम शहद उत्पादन होता है।
अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन भी बहुत ही ज़रूरी है साथियों। इनमें से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? नीम, देवदार, चीड़, ओक। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है। 90% लोग आई होप अभी कमेंट भी कर दिए होंगे इसका आंसर कि क्या सही होने वाला है, क्योंकि कई बार हम पढ़ चुके हैं और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो वृक्ष का जो जैविक कीटनाशक उत्पादक होता है वह नीम होता है। और आपको बता दूं 30 से 40% आपके इजीली आने वाले हैं, और जो 15 से 20 क्वेश्चन रहेंगे वो मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, और जो आपके 10 से 15% जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही हार्ड रहेंगे, जो हो सकता है जो आपकी एबिलिटी होती है सोचने की उसके अकॉर्डिंग प्रश्न रहेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 2-3 प्रश्न इनको कंप्लीट करते हैं और इस क्लास को भी कंप्लीट करते हैं। भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर, कोलकाता, ग्वालियर, उदयपुर। सभी का जवाब जयपुर होगा, लेकिन गलत है सर्वथा साथियों। क्यों गलत है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गलत इसलिए है कि महलों का अगर भारत की अगर बात करें तो कोलकाता को कहा जाता है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता 1 जनवरी 2001 को रखा गया है। इसका पूर्ण नाम अंग्रेजी में कलकत्ता था। इसे महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला, रांची, देहरादून, श्रीनगर। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। तो साथियों, भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, और वह नाम है साथियों शिमला की बात करेंगे। अब आप बोलेंगे शिमला मिर्च, वो मिर्च नहीं है, ये शिमला एक सिटी है। शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र टेम्परेट टूरिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है, जबकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? देहरादून पर है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान, इसको समझ लीजिएगा, ये शिमला पर है, और केंद्रीय वन अनुसंधान अगर पूछा जाए तो फिर आपका संस्था देहरादून पर है। 20वां प्रश्न है, मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड से अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड होना, या ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी होना। तो सभी लोग जानते हैं दृष्टिकोण से उष्ण जो कटिबंधीय होता है, उष्ण शब्द अपने आप में क्या हो जाता है? गर्म वाला होता है, अर्थात वर्ष भर गर्मी रहने की बात कर रहे हैं। जो मौसम की दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश होते हैं वहाँ वर्ष भर गर्मी रहना प्रदेशों का प्रमुख लक्षण होता है। और इसमें मॉक क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ही सरल सा मॉक क्वेश्चन है। आप लोगों को मॉक क्वेश्चन का आंसर देना है, फीडबैक करना है कि किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? चढ़स, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई या फव्वारा। तो सर्वाधिक जल संरक्षण किससे होगा, किस सिंचाई से, आपको कमेंट करना है। और टॉप 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है आप लोगों को कमेंट करना, यहाँ पे कमेंट करके बताना है। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए। ओल्ड जो भी नए आपके लाटेस्ट वीडियो हैं उनको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। पुराने वीडियोज में हो सकता है कुछ गलतियाँ आपको मिल जाएंगी, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे। तो पुराने वीडियो थे तो उनमें थोड़ा अब धीरे धीरे, क्योंकि नई चीज़ें जब कहीं भी होते हैं, जब आप भी नए होते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम भी जब इस प्लेटफार्म पे नए थे तो थोड़ा मुश्किलें हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, और उन्हीं से सीखे हैं। और आप लोगों को जब सपोर्ट मिला है तो सारी चीज़ें ये हो पाती हैं। और गलती इंसान करता है तभी सीख पाएगा, आप भी गलती करेंगे तभी सीख पाएंगे, गलतियों से ही सीखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।